इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक तरह से आदेश अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा आदेश है। अगर कोई भी परिवार जो है और उस परिवार में ज्वाइंट फैमिली है ना, तो परिवार जो है वो ज्वाइंट है, यानी आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, संयुक्त परिवार। तो परिवार में बहुत सारे भाई बहन हैं, सभी का जो है एक तरह से आपस में संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, सभी लोग ज्वाइंट हैं। ज्वाइंट का मतलब यही होता है कि सभी लोग आपस में जो है जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है। तो उस केस में अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच देता है ना, कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तो खरीदने वाला, देखें खरीदने वाला जो बात है, तो खरीदने वाले के केस में क्या होगा, जो घर का मुखिया है, अगर वो क्या करता है कि संपत्ति को खरीदता है और संपत्ति जो खरीदता है तो आय का कोई स्रोत नहीं है, मतलब फैमिली इनकम है और उसी पैसे से वो खरीदता है। बड़ा भाई है, गार्जियन है, सारा कार्यभार बड़े भाई के ऊपर है, बड़ा भाई संपत्ति को खरीदता है अपने बेटे के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से। तो अगर ऐसा करता है तो उसमें जो छोटा होगा या खुद बड़े भाई अपने नाम से अगर खरीदे, है ना, तो इसमें छोटा अधिकार का दावा कर सकता है। लेकिन अगर बड़ा भाई अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदेगा तो उसमें अधिकार का दावा करेगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बड़ा भाई के नाम से अगर कोई संपत्ति है तो बड़ा भाई के प्रॉपर्टी में छोटे का भी अधिकार होगा। सवाल ये उठता है कि अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली में अगर संपत्ति को बेच दिया जाए, तो देखें संपत्ति को अगर कोई बेच देता है तो बेचने के बाद एक समय सीमा होता है कि जिसको आप अगर चाहें तो आप अपना दावा पेश करके उस डीड को कैंसिल करा सकते हैं, उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन आप समय सीमा के बाद जाते हैं तो कोई ठोस कारण होने चाहिए। बिना ठोस कारण के आप ये बात सिर्फ कहना कि ये गलत तरीके से किया गया, मेरे हिस्से को किया गया, और वो भी आपको अपना हिस्सा याद आता है 20 साल बाद, तो ये बिल्कुल सही नहीं है ना। तो उस केस में ठीक है, तो बेच सकता है, वो उसका अपना शेयर है, अपना हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई भी हिस्सेदार जो है ना, अगर वो उसकी सहमति नहीं हुई है, सहमति प्राप्त नहीं हुई है, तो बंटवारा जो हुआ है या नहीं हुआ है ना, मान लेते हैं सहमति से बंटवारा अगर नहीं किया गया है तो वो कभी भी, वो प्रॉपर्टी जिसको बेचा गया वो कभी भी निरस्त भी हो सकता है। ठीक है। सवाल है कि सर मेरी मम्मी ने 21 साल पहले छोटे चाचा से जमीन खरीदा था, छोटे चाचा ने बड़े चाचा का जमीन का हिस्सा जो है जानकर मेरे मम्मी को बेच दिया, 21 साल से उस जमीन पर जो है कब्जे में है। बड़े चाचा ने जबरदस्ती से हटा दिया और कह दिया कि बड़े भाई का जमीन छोटे भाई नहीं बेच सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है, हाँ एक बात, वो पैतृक जमीन को बेच के बड़े चाचा जो है ने लिया था और फैमिली ज्वाइंट था, क्या वो जमीन मेरा हो जाएगा? देखें अगर पैतृक संपत्ति को बेचा गया ना, तो पैतृक संपत्ति अगर उन्होंने बेचा है तो वो उनका हिस्सा बिकेगा। ठीक है। और रही बात, ये बात तो आपको साबित करना होगा, तब तो वो जो एक तरह से खरीदा गया वो उसमें आपका शेयर बनेगा ही, उसमें आपका हक बनना तय है। तो अगर पैतृक संपत्ति को बेचकर अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी लिया गया तब तो आपका हक होगा ही, आप ऐसे ही भी दावा जो है पेश कर सकते हैं, आप उसके हकदार हैं। ठीक है। और लेकिन आपको ये सब प्रक्रिया साबित करने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करनी होगी, इसलिए कि वो जो व्यक्ति है जिनके पास जमीन है वो तो मानने को तैयार ही नहीं होंगे, है ना, वो तो ऐसे देने वाले हैं नहीं, तो आपको प्रक्रिया तो करना पड़ेगा। सवाल है निबंधन कार्यालय में विवादित
सवाल है, निबंधन कार्यालय में विवादित जमीन पर जो न्यायालय में लंबित रोकथाम के लिए दिए गए आवेदन स्वीकार न कर यह कहा जाता है कि निबंधन नहीं रुकेगी। देखिए, आपको कोर्ट से जब तक आपका मान लेते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, और वो भी कोर्ट में केस कहाँ चल रहा है, सिविल कोर्ट में अगर चल रहा है, मामला सिविल कोर्ट में है, जो भी है विवाद, अब आपको अगर कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त है तब आप जाइए निबंधन कार्यालय लेकर, जो रजिस्ट्रार है उनके पास आप आवेदन कीजिए और वो स्टे ऑर्डर आप दिखाइए, निबंधन रुकेगा, आपकी रजिस्ट्री जो है वो रुकेगी। लेकिन आपके पास जो है अगर कोई स्टे नहीं है, जब कोर्ट के द्वारा कोई रोक लगाया ही नहीं गया तो निबंधन कैसे रुकेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि आप निबंधन को रोकने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अपने केस को लेकर जा रहे हैं कि आपका केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो जिस दिन विवाद का फैसला होगा, जिसके पक्ष में फैसला होगा, तो वो उसके पहले जो भी उसके साथ दस्तावेज तैयार किए गए, रजिस्ट्री किया गया, दाखिल खारिज किया गया, सबका मान्यता शून्य हो जाता, जीरो हो जाता और सारा रद्द हो जाता उसके बाद, है ना। तो इसीलिए कि एक बार उस पर जब फैसला आ गया तो फिर उसका कानूनी मान्यता खत्म हो गया। लेकिन अगर आप अभी रोकथाम कराएंगे तो आपको पहले कोर्ट से स्टे प्राप्त होना चाहिए, ताकि रोक लगा हुआ कोर्ट से, तब उस पर कुछ जो है नहीं हो रहा है, तब आप आवेदन करेंगे, स्टे ऑर्डर दिखाएंगे तो उसको जो है जरूर रोक दिया जाएगा। श्रीमान, हमारे यहाँ का CS नक्शा कहीं नहीं उपलब्ध है और जो है अंचल अधिकारी भूमि सुधार जो है उप समार्ता दोनों के अमीन RS नक्शा से नापी करवा दिया है। तो क्या कोर्ट में देखें, आप अगर RS नक्शा से संतुष्ट हैं, दिक्कत नहीं है आपको, है ना, तो यहाँ पर अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि सही है इससे भी, तो ठीक है, मान्य होगा, है ना, मान्य होगा। इसलिए कि जब जो सरकारी एक तरह से नापी हो रहा है, तो सरकारी जो आपके नापी करने वाले अमीन है, अगर उनका एक रिपोर्ट जो है अगर बनाया जाएगा तो उसका मान्यता होगा। रही बात अगर कहीं उपलब्ध नहीं है, तो आप जो ना, जो एक तरह से जो राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य की जो राजधानी है वहाँ पर जो है, वहाँ के कार्यालय में आप जा सकते हैं और वहाँ से जो मैप चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। सवाल है कि सर, मेरे पिताजी ने 2 शादी की थी, हमारी माँ अभी वर्तमान में है। पिताजी ने पहली पत्नी के नाम और उसके बेटे के नाम जमीन जो है करवा दिए थे, अब उनकी डेथ हो गई है, तो दूसरी माँ के पुत्र है, उसको जमीन का हक मिलेगा कि नहीं? 100% मिलेगा, ठीक है। कि देखें, आपके पिता के द्वारा अगर 2 शादी किया गया था, तो इनकी जो पत्नी है वो पहली पत्नी है ना, और उनकी दूसरी पत्नी है ना, पहली है और दूसरी पत्नी है, आप कह सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि जो पहली पत्नी है ना, उनके बेटे के नाम जो जमीन करवा दिया गया था, मान लेते हैं, तो वो उनका होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनका जो है तो डेथ हो गया है, जो दूसरी माँ के पुत्र हैं, इनके जो पुत्र हैं, अगर इनके नाम जमीन अब उन पिता के नाम नहीं बचा हुआ है, और पहली पत्नी के नाम पे जो जमीन है, नाम पर जो है ना, जो जमीन करवाया गया वो पैतृक जमीन है ना, तब दूसरी पत्नी का पुत्र अधिकार का दावा कर सकता है। लेकिन अगर संपत्ति खरीदा और पहली पत्नी के नाम पर खरीद लिया, पहली पत्नी के बच्चे के नाम पर खरीद लिया, तो दूसरा जो पत्नी है उसका जो बच्चा है वो अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति जो है पिता, तो वो जो पहली पत्नी के बच्चे हैं वो भी हकदार होंगे, और जो दूसरी पत्नी के बच्चे हैं वो भी हकदार होंगे। सवाल है कि मेरे पिताजी इंदौर में करीब 1995 से एक ही जगह पे रह रहे हैं, क्या उस जगह की रजिस्ट्री करवाई जा सकती है मेरे पिताजी के नाम पर? देखें, सबसे पहली बात कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं, ठीक है, अब वो जगह का जो प्लॉट का नंबर है, वो संपत्ति जो है वो किसके नाम दर्ज है, ये तो देखना होगा ना। आप खुद से उसकी रजिस्ट्री तो नहीं कर सकते, किसके नाम दर्ज है वह संपत्ति। तो इस संपत्ति
तो इस संपत्ति का मालिक कौन है? तो इस संपत्ति का अगर जो मालिक है वो संपत्ति अगर आपके पिता के नाम रजिस्टर कर देंगे, जिनका नाम सरकार के दस्तावेज में दर्ज है, तो वो आपका पूरा पूरा मालिकाना हक बनता है। ऐसे रही बात, आपको किसी प्रकार का अगर समस्या उत्पन्न लग रहा है, आप लंबे समय से रह रहे हैं, तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं और उस पे अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, इसलिए कि आप 12 साल जो है यहाँ पर से अधिक समय से उस संपत्ति पे हैं और संपत्ति का मालिक कभी ये नहीं पूछने आया, कहने आया कि आप इस संपत्ति से हट जाइए। आपका वो जगह है, आप उसमें रह रहे हैं, आपकी वो जो है एक तरह से सारा कुछ जो है आपका एड्रेस अब वो बन चुका है, तो उस केस में एक दावा जो है वो पेश किया जाता है। बेटा ने कोई जमीन अपने फादर के नाम लेकर उस पे मकान बनाकर अपनी फीमेल के साथ रह रहा हो, तो फादर के द्वारा उसको बेचा या खाली जो है वो किया जा सकता है। देखें, बेटा अगर बात करें कि पिता की संपत्ति है ना, और उस पे अगर मान लेते हैं मकान जो है एक तरह से मकान को बनाकर जो है और अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, तो पिता उस संपत्ति पे अगर पिता का वह अर्जित है ना, वह अर्जित है तो पिता दावा कर सकते हैं, पैतृक है तो पिता हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर उनका अर्जित रहेगा तब तो वो हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर उनका जो है एक तरह से पैतृक संपत्ति है तो वो भी वहां पर हिस्सेदार हैं, तो हिस्सा का दावा वो कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मैंने अपने दादा दादी की सेवा की है, चाचा ने 25 साल हो गए घर जो है छोड़े, कभी कुछ नहीं दिए, दादा दादी को ना ही कभी जो है हाल चाल पूछा, जबकि उनकी डेथ होने के बाद घर वो आए चाचा उनका, है ना, और 15 साल मैंने सेवा की। पापा ने तो मुझे अपनी जो है यहाँ पर फर्ज और मेहनत का फल जो है नहीं मिलेगा, सबके बिना जो है यहाँ पर किए चाचा ले जाएंगे, प्लीज बता दीजिए। मेरा भी सीधी सी बात है कि आपके अगर दादा और दादी हैं, है ना, तो देखें दादा दादी आपके पिता और चाचा के पिता है ना, चाचा के पिता हैं, तो अगर ये तीनों का संपत्ति में हिस्सेदारी की बात करें तो ये पूरी प्रॉपर्टी में एक दादा दादी अगर जीवित है और ये कहे कि मुझे मेरा अपना हिस्सा चाहिए, तो पैतृक संपत्ति अगर होगा तो 3 हिस्सा में बटेगा। तो एक हिस्सा में होगा दादा और दादी। अगर ये रजिस्टर बंटवारा एक तरह से अगर किया जाता है तो दादा दादी अगर चाहते तो ये संपत्ति जो है किन्हीं को दे सकते हैं, एक बेटे को, इसलिए कि वो संपत्ति डिवाइड है। अब डिवाइड प्रॉपर्टी है तो किसी एक को देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो यहां पर ये एक प्रक्रिया किया जा सकता था, लेकिन अब जीवित नहीं है, तो जीवित अगर नहीं रहेंगे तो जो हिस्सेदार है वो तो संपत्ति पे दावा करेगा। तो ये जो फल की बात है, इसमें मामला को जो है एक तरह से आप ले भी जाएंगे तो कोई आपके पास ठोस दलील नहीं है और कानून ये नहीं कहता है कि कोई उत्तराधिकारी है तो उसको संपत्ति में बराबर का हक ना मिले। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।